चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी और ज्ञानेश कुमार हुए कार्रवाई के लिए मजबूर। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, बीजेपी के 4 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन। क्या चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है? क्या एक के बाद एक सामने आ रहे आंकड़ों ने देश की राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है? और क्या अब चुनावी राजनीति में बीजेपी के दागी नेताओं को लेकर चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सवाल और ज्यादा गंभीर हो चुके हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, विधानसभा से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन सामने आ चुका है। 4 नेताओं पर 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। आप हेडलाइन देख लीजिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन पर बड़ा एक्शन, 4 नेताओं पर 3 साल के लिए बैन। वहीं दूसरी हेडलाइन है, उत्तराखंड में चुनाव से पहले ईसी की बड़ी कार्रवाई, 4 उम्मीदवार 3 साल के लिए अयोग्य। अब आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई करी है। आयोग ने विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ने वाले 4 उम्मीदवारों को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है। ये कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 10 के तहत की गई है। आयोग के आदेश के मुताबिक निर्हरता की अवधि के दौरान ये चारों व्यक्ति संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन कहानी सिर्फ इन 4 उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है दोस्तों। एडीआर के आंकड़े संसद और राज्यों की राजनीति में आपराधिक मामलों को लेकर एक बड़ा सवाल सामने रखते हैं। राज्यसभा के विश्लेषण में 32% सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और प्रमुख पार्टियों में बीजेपी के 99 राज्यसभा सांसदों में से 27 ने आपराधिक मामले घोषित करे हैं। और इन्हें अब आप इन हेडलाइन को देख लीजिए, राज्यसभा के 32% सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज। एडीआर रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। देखिए, बीजेपी के सबसे अधिक सांसदों में क्रिमिनल केस दर्ज हुए हैं। प्रमुख पार्टियों में बीजेपी सबसे आगे है, जिसके 99 सांसदों में से 27 पर क्रिमिनल केस यहाँ पर दर्ज हुए हैं। यानी कि एडीआर ने राज्यसभा के मौजूदा सांसदों के क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर ताजा रिपोर्ट यहाँ पे जारी करी है, जो उनके स्वयं के शपथ पत्रों पर आधारित है। कुल 233 सदस्यों में से 229 सदस्यों को कवर करने वाली ये रिपोर्ट भारत के उच्च सदन में आपराधिक मामलों और आय से अधिक संपत्ति को लेकर खुलासा करती है। और यही से सवाल उठता है कि जब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में इतने बड़े हिस्से के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज होने की जानकारी चुनावी हलफनामों में मौजूद है, तो क्या सिर्फ चुनाव के समय कार्रवाई काफी होगी या नहीं होगी? एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के आंकड़े लगातार राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों को लेकर चर्चा पैदा करती रही है। राज्यसभा के 229 विश्लेषित सांसदों में से 73 यानी लगभग 32% सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित करे हैं। और जब पार्टीवार आंकड़ों को देखा जाता है तो बीजेपी के 99 विश्लेषित राज्यसभा सांसदों में 27 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले यहाँ पर घोषित कर दिए। यानी सवाल किसी एक व्यक्ति का यहाँ पर नहीं है, सवाल उस राजनीतिक व्यवस्था का है जिसमें चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधित्व की पृष्ठभूमि जनता के सामने आती है। लेकिन फिर भी आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार राजनीति में बड़ी ताकत बनकर उभरते हैं। अब देखिए, एडीआर के अनुसार मोदी सरकार के 71 मंत्रियों में से 28 यानी 39% मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित कर दिए थे। इनमें से 19 मंत्रियों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित करे थे। सवाल यहाँ पर उठता है कि जिस पार्टी के पास देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सत्ता है, क्या उसे अपने उम्मीदवारों और नेताओं की आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर सबसे ज्यादा पारदर्शिता नहीं देखनी चाहिए थी? क्या सिर्फ ये कहना प्राप्त होगा कि मामला अदालत में है, या फिर राजनीतिक दलों को खुद अपने स्तर पर भी कड़े मानदंड तय करना चाहिए? अब देखिए, मुख्यमंत्रियों के आंकड़े भी कम चौंकने वाले नहीं है। एडीआर के 2026 के विश्लेषण के मुताबिक 31 वर्तमान मुख्यमंत्रियों में 14 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले यहाँ पे घोषित करे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर 29 क्रिमिनल केस डिक्लेयर किए गए हैं। जब कोई आम आदमी कानून के सामने खड़ा होता है तो उसे नियमों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन जब राजनीति में वही व्यक्ति चुनाव लड़ता है जिसके खिलाफ कई मामले घोषित है, तब सवाल यहाँ पर उठता है कि राजनीति दलों की जिम्मेदारी क्या है? क्या पार्टी को सिर्फ ये देखना चाहिए कि उम्मीदवार चुनाव जीत सकता
है या नहीं जी सकता है, या फिर ये भी देखना चाहिए कि जनता के सामने उसकी छवि और कानूनी पृष्ठभूमि क्या रही है। और बीजेपी के मामले में यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि बीजेपी अपने आप को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक बताती है। तो जितनी बड़ी राजनीतिक ताकत उतनी ही बड़ी जवाबदेही होती है। और अब वापस हम उत्तराखंड की कार्रवाई पर बात करते हैं। देखिए, 4 उम्मीदवारों पर 3 साल के निर्हत कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि चुनावी कानून के तहत की गई कार्रवाई है। ये कार्रवाई ये भी दिखाती है कि चुनाव आयोग के पास कानून के तहत उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां मौजूद है। तो फिर आखिर ज्ञानेश कुमार बीजेपी के दागी सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं ले लेते हैं? क्यों बीजेपी के दागियों पर बैन नहीं लगता है? देखिए, कौन से नेताओं पर बैन लगाया गया है, उनके नाम भी जान लीजिए। आयोग के आदेश के मुताबिक चकराता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले रामनंदा सिंह को 3 साल के लिए निर्हित किया गया है। अब इसी तरह धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बलबीर कुमार तलवार, राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले कमलेश माथुर और ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जगजीत सिंह पर भी 3 साल की निर्हत लागू यहाँ पर की गई है। तो सवाल आज सिर्फ 4 उम्मीदवारों की अयोग्यता का नहीं है, सवाल ये है कि हमारी राजनीति में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार आखिर इतनी बड़ी संख्या में क्यों पहुंच रहे हैं। जब आंकड़े बार बार सामने आ रहे हैं, जब एडीआर जैसी संस्थाएं चुनावी हलफनामों का विश्लेषण कर रही है, जब अदालतों के मामले में चल रहे हैं और जब चुनाव आयोग कानून के तरह कार्रवाई कर सकता है, तो क्या आपराधिक मामले में लिप्त सांसदों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी पार्टी में शामिल है? अब ये चर्चा भी सोशल मीडिया पर चल रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मिशन वाली पार्टी है, यानी जिसमें जाकर दागी लोग अपने दाग साफ कर लेते हैं और अब उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होता है। और बीजेपी से सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है उसी से इतने दागी नेता क्यों आ रहे हैं? जनता को सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, जनता को पारदर्शिता चाहिए, जनता को जवाब चाहिए। और अगर राजनीति में दागी पृष्ठभूमि वाले नेताओं को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं, तो फिर जनता ये पूछने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है कि जिस राजनीति में कानून और नैतिकता की बात करने वाले नेताओं पर ही इतने सवाल खड़े हो, वो आम जनता आके न्याय और साफ सुथरी राजनीति की उम्मीद किससे करे और कैसे करें? क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता बड़ी नहीं होती है, जनता बड़ी होती है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन के इस एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट में बताएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।